नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम फिर एक साथ हैं बाल विकास के नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का बाल विकास का ये हमारा अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, तरल और जो ठोस बुद्धिमत्ता होता है उसका प्रस्ताव किसने रखा था? केटल ने, गार्डनर ने, स्टेनबर्ग ने या फिर गिलफोर्ड ने। तो आपको याद रखना है अच्छे से कि तरल और ठोस बुद्धिमत्ता का जो विचार है ये केटल ने रखा था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, किशोर अवस्था का क्या अर्थ है। बताएं आप लोग, बहुत ज़्यादा किशोर अवस्था से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। किशोर अवस्था का अर्थ क्या होगा? काम करना, बढ़ना, खेलना या अध्ययन करना। तो देखिए, बाल विकास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पे आपको चारों ही ऑप्शन लगभग लगभग सही मिलते हैं, लेकिन उनमें से आपको एक करेक्ट आंसर पर पहुंचना होता है। तो किशोर अवस्था का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। तो संगोष्ठी या सिंपोजियम एक प्रकार की है। तो आपको बताना है कि संगोष्ठी प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, विचार विमर्श विधि है या फिर खोज विधि है। तो बताएं आप लोग कि संगोष्ठी इनमें से कौन सी विधि है। तो आप लोगों ने आंसर सोच के रखा होगा इसका। संगोष्ठी हम जब इकट्ठे होकर किसी विचार पे विमर्श करते हैं, किसी बात पे सोचते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार विमर्श विधि। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोन कौन सा होता है? क्षेत्र की बात की जा रही है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार यहाँ पे ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो शिक्षा, धर्म, बुद्धिलब्धि या सामाजिक परिस्थिति। वाइगोट्स्की के अनुसार बताएं आप लोग, संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना गया है? शिक्षा है, धर्म है, बुद्धिलब्धि है, सामाजिक परिस्थिति है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन हमारा डी, सामाजिक परिस्थिति। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न में से होती है। देखिए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो ये भाषा में कठिनाई, धीमी गणितीय क्षमता, पढ़ने में कठिनाई या लिखने में कठिनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लिखने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य की बात की जा रही है, 3 सत्य होंगे यहाँ पे। पहला है, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। सेकंड है, विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है। विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है और विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है। तो देखेंगे, बाल विकास की बात करते हैं तो विकास जो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। सेकंड है, विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, तो विकास जो है विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है, ये गलत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को कहते हैं। जिसे बच्चा करता है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन ध्वनि होती है, तो उसे हम बड़बड़ाहट कहेंगे, टेलीग्राफिक भाषण कहेंगे, रोना कहेंगे या वाक् विन्यास कहेंगे। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आप लोग राइट आंसर तक पहुंच चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़बड़ाहट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार क्या कहलाता है? देखिए, आजकल इस शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सामान्य छात्रों के साथ साथ जो वंचित समूह के बच्चे होते हैं उनको दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा, अनन्य शिक्षा, विशेष शिक्षा या एकीकृत शिक्षा। क्या होगा इसका आंसर? एकीकृत शिक्षा, समावेशी, अनन्य और विशेष। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी और एकीकृत में अगली वीडियो में आपको डिफाइन करने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है, हम भाषा को किस क्रम से सीखते हैं? पहला है कथन, श्रवण, पठन, लेखन। श्रवण, कथन, लेखन या पठन। आपको ध्यान रखना, ये 4 मुख्य कौशल होते हैं भाषा सीखने के। तो ऑप्शन आप सभी पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है और लास्ट में लिखा जाता है। तो ये क्रम हमें कहाँ मिलता है? ऑप्शन डी में मिलेगा। सबसे पहले श्रवण, फिर कथन, फिर पठन और लास्ट में लेखन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तन और विनिमयन, इनमें से एक जो है वो फीलिंग से संबंधित नहीं है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। तो अभिव्यक्ति होगा, मूल्यांकन होगा, परिवर्तन होगा या विनिमय होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, परिवर्तन। नंबर 11 की बात करेंगे। किशोर अपराधी के निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है। कौन करेगा?
ब्रूनर करता है, जॉन पियाजी करता है, हेटी करता है या वाइगोट्स्की करता है? तो ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। किशोर जो अपराधी है उसके निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है वाइगोट्स्की। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय क्या हैं? कठोर अनुशासन बनाए रखना, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, प्रथम उपचार और कठोर दंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। ऑप्शन बी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में किस चीज का अनुभव कराया जाना चाहिए? जॉन डीवी एक जाने माने शिक्षाविद हैं हमारे, तो इनके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय में किस चीज का अनुभव कराया जाना चाहिए? नियम का, अनुशासन का, प्रायोगिक जागरूकता का या फिर लोकतंत्र का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? ठीक है, कौन सा ऐसा कौशल है जिसमें कि पूरे शरीर में हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? ऑप्शन ए, उत्कृष्ट मोटर कौशल, उत्कृष्ट गति कौशल, सकल मोटर कौशल और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उत्कृष्ट मोटर कौशल। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करता है कि? जुड़वा अध्ययन की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन ए है, आनुवांशिकता और वातावरण में दोनों कारक महत्वपूर्ण है। ना तो आनुवांशिक और ना ही वातावरण में कारक महत्वपूर्ण है। आनुवांशिक कारकों की तुलना में वातावरण में का कारण अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर ऑप्शन डी, वातावरण कारकों की तुलना में आनुवांशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको याद होगा साथियों, बाल विकास का जो सबसे पहला वीडियो लेकर आया था, तो बच्चे के विकास में मैंने आपको जो कारक बताए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिक और वातावरण, ये दोनों ही कारक कैसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे हम। किस दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है? समाज सांस्कृतिक, मानवतावादी, मनोविश्लेषण या फिर व्यावहारिक? तो बताएं आप लोग आंसर तक पहुंच रहे होंगे कि किस दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्शन सी और डी पे जा रहे होंगे, मनोविश्लेषण और व्यावहारिक। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। द्विकारक सिद्धांत में जिन दो कारकों की पहचान की गई है वो दो कारक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन मेरे पहले प्रैक्टिस सेशन में भी आया था, एक बार आपने ध्यान दिया हो तो। पहला है रासायनिक और सामाजिक, सेकंड है अभिप्रेरणा और स्वच्छता, उसके बाद है भौतिक और अर्थशास्त्री, और लास्ट है जैविक और पर्यावरणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा और स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम। अर्थशास्त्र, सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होगा? बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे का नेतृत्व करना, बच्चे को गाइड करना या फिर बच्चे को समझाना। देखिए लगभग लगभग आपको सभी आंसर एक से लग रहे होंगे, लेकिन हर कथन का अपना खुद का एक महत्व है और कोई एक कथन यहाँ पे हमें सही आंसर देना है। तो राइट आंसर है इसका ये शिक्षा शास्त्र साथियों, है ना। तो शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चे को समझाना। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? प्रकार्यवाद, गेस्टाल्ट, संयोजनवाद या फिर संरचनावाद? आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, संयोजनवाद, कनेक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे शिक्षा के शिक्षण के दर्शन शास्त्र की बात हो रही है। सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते, अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षा प्रणाली देखी जाती है। विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया। यह शिक्षण अधिक्रम के तरीके। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? सभी से एक से नहीं होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षा प्रणाली होती है। विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए, या पर शिक्षण अधिगम के तरीके। तो आप लोगों ने भी राइट आंसर सोच लिया होगा साथियों, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। क्वेश्चन नंबर 21। लेखन में सबसे छोटी इकाई क्या है? संज्ञा है, क्रिया है या फोनेम है या फिर ग्राफेम है? तो लेखन की जो सबसे छोटी इकाई होती है संज्ञा, क्रिया, स्वर्णिम या फिर वर्णिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, वर्णिम, ग्राफेम्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती हैं? शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं,
शिक्षार्थी केवल पक्ष से स्पष्टीकरण तैयार करता है। वैज्ञानिक जांच की बात की जा रही है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कोहलर की अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम है। कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात हो रही है। ऑप्शन ए, एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि, प्रयत्न और श्रुति, यहाँ पे त्रुटि है ये, प्रयत्न और त्रुटि की एक घटना, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति, या फिर उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध। आप लोग राइट आंसर तक पहुंच चुके हैं साथियों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 24। मास्लो के जो 5 अवस्था के मॉडल थे वह एक खाली स्थान के आकार में हैं। तो आपको मालूम होगा कि मास्लो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने आवश्यकताओं के 5 सिद्धांत दिए थे। तो यह पिरामिड के रूप में है, वर्ग के रूप में है, आयत के रूप में है, या फिर एक वृत्त के रूप में है, सर्कल के रूप में है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, एक पिरामिड के रूप में है ये। और हमारे प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के सिद्धांत 3 प्राथमिक नियम है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इनका जो 3 प्राथमिक नियम है वो कौन कौन से हैं, इनको आपको बताना है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम, तीव्रता का नियम, सादृश्य का नियम या आत्मसात का नियम, तारीख का नियम, अनुभव का नियम, परिणाम का नियम, प्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम या फिर अनुप्रयोग का नियम। तो थॉर्नडाइक के जो 3 प्रमुख सिद्धांत साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो आने वाली CTET और MPTET की परीक्षा है, निश्चित रूप से आपके लिए मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।